नमस्कार। आज की हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम ना दो अलग अलग दुनियाओं में झांक रहे हैं। मतलब किताबों के जरिए जो हमारे सामने आती हैं। हाँ। एक तरफ तो है वो सेल्फ हेल्प वाली दुनिया, जहां एक बहुत ही पॉपुलर किताब है जो छोटे बदलावों से बड़े नतीजों का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है कल्पना की दुनिया। देखेंगे कि आजकल लोग कौन सी कहानियां पढ़ रहे हैं, किसमें खोए हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि इन दोनों स्रोतों से जरूरी बातें निकालें और समझें कि ये हमारी जिंदगी के बारे में क्या बताती हैं ना। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से। हाँ, ये तो बहुत ही फेमस किताब है। अरे बिल्कुल, न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर 1 बेस्टसेलर रही है। 40 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। बाप रे। और इसका जो नारा है ना, वही बड़ा कैची है, छोटे बदलाव असाधारण परिणाम। ये किताब खास उन लोगों के लिए है जो आदतें बदलना चाहते हैं पर उन्हें मुश्किल लगता है। सही बात है। और देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा दावा है ना, वो ये है कि अगर आदतें बदलने में दिक्कत आ रही है तो कमी आप में नहीं है। अच्छा, तो फिर किसमें? आपके सिस्टम में। सिस्टम मतलब? हाँ, सिस्टम। क्लियर का एक बहुत मशहूर वाक्य है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ओह, ये तो गहरी बात है। हाँ, मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। ज्यादा जरूरी है एक सही ढांचा, एक प्रोसेस बनाना। और ये किताब वही ढांचा बनाने का एक प्रमाणित तरीका सिखाने का वादा करती है। तो ये सिस्टम है क्या असल में? कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर जरूर। मान लीजिए कोई रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहता है, ठीक है? हाँ, लक्ष्य है फिट होना, लेकिन सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ये हो सकता है कि आप रात को ही जिम के कपड़े निकाल के रख लें। अच्छा। अपनी जूतों को दरवाजे के पास रख दें, अलार्म बजते ही बिना सोचे समझे उठकर सीधे कपड़े पहन लें। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, जो आदत को लगभग ऑटोमेटिक बना देते हैं, यही सिस्टम है। ओके। क्लियर यही कहते हैं कि ऐसी छोटी, मतलब लगभग परमाणुविक एटॉमिक आदतों पर फोकस करके ही बड़े लक्ष्य मिलते हैं, सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते रहने से नहीं। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल साउंड कर रहा है। मतलब थ्योरी से ज्यादा एक्शन पे जोर है ना? बिल्कुल। किताब में सुना है काफी जटिल विषयों का भी जिक्र है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस। हाँ है। लेकिन क्लियर उनको बहुत सरल बना देते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने लायक। यही उनकी खूबी है, वो मुश्किल आइडियाज को छोटे एक्शन लेने लायक स्टेप्स में बदल देते हैं। और कहानियां भी हैं शायद ओलंपिक विजेताओं की, बिजनेसमैन की। हाँ, बिल्कुल, कई सच्ची कहानियां हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कामयाब आर्टिस्ट हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉमेडियन भी हैं। अच्छा। जिन्होंने इन्हीं छोटे सिस्टमैटिक बदलावों से बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है, जैसा आपने कहा साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस? देखिए, इसमें ना मनोविज्ञान का एक बहुत अहम पहलू काम करता है। क्लियर इसे पहचान आधारित आदतें कहते हैं, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आइडेंटिटी बेस्ड? हाँ। वो क्या होता है? उनका तर्क ये है कि सिर्फ व्यवहार बदलने पर फोकस करने से ज्यादा असरदार है अपनी पहचान बदलना। पहचान बदलना कैसे? मिसाल के तौर पर ये सोचने के बजाय कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सोचना कि मैं एक नॉन स्मोकर हूँ, ये ज्यादा शक्तिशाली है। जब कोई व्यवहार आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। सिस्टम इसी पहचान को मजबूत करने में मदद करता है। किताब में आदतें बनाने के 4 नियम भी बताए हैं उन्होंने। उन्हें स्पष्ट बनाओ, ऑब्वियस, आकर्षक बनाओ, अट्रैक्टिव, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, सैटिस्फाइंग। अच्छा, ये 4 नियम। ये नियम असल में हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डोपामाइन वगैरह, ताकि आदतें टिक सकें। तो ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, मतलब ये सोचने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, एक पूरा ढांचा है। तो एक तरफ तो ये अनुशासित, व्यवस्थित सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता हो गया। अब जरा देखते हैं कि इसी दौरान लोग फिक्शन की दुनिया में क्या पढ़ रहे हैं। जो टॉप 10 बेस्ट सेलर लिस्ट है, वो हमें इसका कुछ अंदाजा देगी। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या लगता है आपको, क्या लोग यहाँ भी किसी तरह का सिस्टम या सुधार ढूंढ रहे हैं या कुछ बिल्कुल अलग? ये अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं लिस्ट पर एक नजर डालें तो कुछ ट्रेंड्स तो साफ दिखते हैं। जैसे कि? ऐसा लग रहा है कि पाठक रोमांच, रहस्य और गहरे इमोशनल रिश्तों वाली कहानियों की तरफ ज्यादा खिंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे लिस्ट में एक थ्रिलर है, ब्रैड थोर की राइजिंग टाइगर, जिसमें कोई घातक जासूस है जो बड़े खतरे का सामना कर रहा है। एक्शन पैक्ड लग रही है। और दूसरी तरफ वैरिटी जैसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर भी है,
न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर। ओह, वेरिटी। हाँ, इसके बारे में काफी सुना है। कहते हैं पाठक इसके दीवाने हैं। सवाल उठाती है किसकी सच्चाई झूठ है। तो इन कहानियों में टेंशन है, मिस्ट्री है, तेज रफ्तार है। इनका क्या आकर्षण हो सकता है? लोग क्यों पढ़ते हैं ना इतना? देखिए, इस तरह की जो थ्रिलर होती है ना, वो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी से एक तरह का तीव्र पलायन, मतलब एस्केप देती हैं। हाँ, ये तो है। और जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर होती हैं, वो खास तौर पर दिमागी कसरत करवाती हैं। पाठक को किरदारों की सोच, उनके इरादों को समझने की चुनौती देती हैं। ये हमें एक सुरक्षित दूरी से खतरों और अनिश्चितताओं का अनुभव करने देती हैं। शायद ये एक तरह का कैथार्सिस भी है, मतलब भावनाओं का निकल जाना। अच्छा। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक तरह से जटिल मानवीय मनोविज्ञान की खोज भी हो सकती है इसमें। दिलचस्प। फिर लिस्ट में रोमांस जॉनरा का भी काफी दबदबा दिख रहा है। हाँ, वो तो है। कॉलिन हूवर की दो किताबें टॉप पर हैं, इट एंड्स विद अस और अगली लव। कॉलिन हूवर तो आजकल सेंसेशन है। हाँ, बिल्कुल। पहली किताब एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की कहानी है और दूसरी पहली नजर के आकर्षण और उसकी उलझनों के बारे में। और साथ ही द होटल नाननकेट जैसी हल्की फुल्की बीच रीड भी है। और एक बिलो जीरो नाम की स्टेमिनिस्ट रोमांस भी है। ये स्टेमिनिस्ट क्या होता है? स्टेमिनिस्ट मतलब वो कहानियां जहां महिला किरदार साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स स्टेम फील्ड में हैं। अरे वाह! तो ये रोमांस की वो कहानियां हैं जहां हीरोइन सिर्फ प्यार में नहीं पड़ती, बल्कि अपने करियर और दिमाग के लिए भी जानी जाती है। ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है। हाँ, बिल्कुल। दिखाता है कि पारंपरिक रोमांस की कहानियों में भी अब विविधता आ रही है। और कॉलिन हूवर की इतनी लोकप्रियता का क्या राज हो सकता है? उनकी कहानियां ना अक्सर बहुत गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाती हैं। मुश्किल चुनाव, रिश्तों की जटिलताएं, पाठक उनसे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। रोमांस सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं होता ना, ये मानवीय कनेक्शन, सहानुभूति, इमोशनल जर्नी, इन सब के बारे में भी होता है। सही कहा। और फिर यंग अडल्ट, वाई और कमिंग ऑफ एज टाइप की कहानियां भी हैं। हाँ, जैसे वेयर द क्रॉडैड सिंग, इसमें मर्डर मिस्ट्री भी है, युवा होने की कहानी भी और प्रकृति का वर्णन भी। और ये तो जबरदस्त हिट रही है। 1,20,00,000 प्रतियां, फिल्म भी बन गई। हाँ, इसकी इतनी अपील क्यों है? शायद इसलिए कि ये कई सारी चीजों को एक साथ बुनती है। रहस्य, रोमांस, प्रकृति, अकेलापन, समाज से बाहर होना। ये बहुत खूबसूरती से लिखा गया है और ये अक्सर पहचान, अपनेपन और दुनिया में अपनी जगह बनाने जैसी यूनिवर्सल थीम्स को छूती है, जो किसी भी उम्र के पाठक को पसंद आ सकती है। और जीनी हैन की द समर आई टर्न प्रिटी सीरीज भी पूरी की पूरी लिस्ट में है। हाँ, वो भी काफी पॉपुलर है, खासकर स्ट्रीमिंग सीरीज आने के बाद। ये पहली मोहब्बत और बड़े होने के अनुभवों पर है। पूरी सीरीज का लिस्ट में होना क्या दिखाता है? यही कि पाठक किरदारों और उनकी दुनिया से कितना जुड़ जाते हैं। सीरीज उन्हें लंबे समय तक उस कहानी में रहने का मौका देती है। ये भी वही बड़े होने, पहचान बनाने वाले थीम है। तो ये सारा कुछ देखकर एक तरफ तो एटॉमिक हैबिट्स हैं, हाँ, जो हमें अपनी असल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ठोस, सिस्टमैटिक तरीके अपनाने को कह रही है। बिल्कुल, कंट्रोल और अनुशासन पर जोर। और दूसरी तरफ ये बेस्ट सेलिंग फिक्शन है, जो हमें काल्पनिक दुनियाओं में, तीव्र भावनाओं में, रोमांचक किस्सों में ले जा रही हैं। हाँ, कल्पना और पलायन पर जोर। क्या ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाएं हैं या इनमें कोई गहरा संबंध भी हो सकता है? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में तो बिल्कुल उल्टे लगते हैं ना। हाँ। एक कंट्रोल और डिसिप्लिन की बात कर रहा है, दूसरा कल्पना और एस्केप की। लेकिन शायद ये दोनों ही हमारी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं। कैसे? देखिए, एटॉमिक हैबिट्स हमें अपनी जिंदगी में एक तरह की व्यवस्था, कंट्रोल और प्रगति की भावना देती है। हाँ, जो आजकल की अनिश्चित दुनिया में बहुत सुकून देने वाला हो सकता है। सही बात है। वहीं जो फिक्शन है, वो हमें सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है, अलग अलग नजरियों को समझने का मौका देता है, भावनाओं को महसूस करने देता है और बस थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं से दूर ले जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग एटॉमिक हैबिट्स पढ़कर अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, वही लोग शायद स्ट्रेस कम करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए इन थ्रिलर और रोमांस कहानियों का सहारा ले रहे हों? मतलब एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश। ये बिल्कुल मुमकिन है, बहुत संभव है। शायद हम दोनों चाहते हैं अपनी जिंदगी पर कंट्रोल भी और उससे थोड़ी देर के लिए आजादी भी। हाँ, ये हो सकता है। और मजे की बात यह है कि एटॉमिक हैबिट्स के जो सिद्धांत है ना, हाँ,
वो सिर्फ काम या सेहत पर ही लागू नहीं होते। हाँ। आप पढ़ने की आदत बनाने के लिए भी तो एक सिस्टम बना सकते हैं ना। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। बिल्कुल, जैसे रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने का नियम बनाना, या अपनी पसंदीदा फिक्शन किताब को ऐसी जगह रखना जहां वो आसानी से दिखे, मतलब मेक इट ऑब्वियस। सही है। तो शायद ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कल्पना की दुनिया उतनी अलग भी नहीं है जितनी लगती हैं। दोनों ही हमारे विकास और हमारी वेलबींग के लिए जरूरी हो सकती हैं। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है, अगर हम निचोड़ निकालें तो? देखिए, एटॉमिक हैबिट से मुख्य सबक तो यही है कि बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने से बेहतर है छोटे, लगातार और सिस्टमैटिक कदमों पर ध्यान दें। हाँ, सिस्टम पर फोकस। और अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ें, सफलता के लिए एक ढांचा तैयार करें। ठीक है। और बेस्टसेलर लिस्ट? वो हमें बता रही है कि पाठक रोमांस, रहस्य, गहरे भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में है और शायद रोजमर्रा की जिंदगी से एक ब्रेक भी चाहते हैं, जो उन्हें थ्रिलर, रोमांस और यंग एडल्ट फिक्शन में मिल रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात यह है, जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि अपनी आदतों के लिए सिस्टम कैसे बनाएं। हाँ। क्या हम यही सिद्धांत अपनी सोच और सीखने के तरीके पर भी लागू कर सकते हैं? मतलब कैसे? मतलब क्या हम जिज्ञासा, क्रिटिकल थिंकिंग या सहानुभूति जैसी मानसिक आदतों को डेवलप करने के लिए भी एक सिस्टम बना सकते हैं? ओह, दिलचस्प सवाल है। बजाय इसकी कि हम सिर्फ जानकारी इकट्ठी करें, क्या हम उसे समझने, उस पर सवाल करने, उससे जुड़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका अपना सकते हैं? शायद सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ हमारी बाहरी एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी भीतरी दुनिया को बनाने के बारे में भी है। और इसमें कहानियों और विचारों दोनों की बहुत अहम भूमिका है। सही कहा। तो ये सोचने लायक बात है कि हम अपनी जिंदगी में इन दोनों स्ट्रक्चर और कल्पना के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है।